मंगल ग्रह के वासियों के पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत थे। वे लोग आकार में बहुत छोटे थे, करीब 120 से 150 सेंटीमीटर के, और मंगोल वासियों जैसे रूप वाले। वे आदिवासियों की तरह समूह में रहते थे, पत्थर की झोंपड़ियों में। मंगल ग्रह पर जीव जंतु बहुत थोड़े थे। वहाँ एक बौनी बकरी जैसा जीव था, तो कोई बहुत विशालकाय खरगोश जैसा, अनेक प्रकार के चूहे, और सबसे विशालकाय जीव भैंस जैसा था, जिसका सिर अमेरिकी सुअर जैसे था। वहाँ कुछ पक्षी भी थे, और सांपों की 3 प्रजातियाँ थीं, जिनमें से एक बहुत विषैली थी। वनस्पतियाँ भी कम थीं। वृक्ष 4 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं थे। उनके पास खाने योग्य एक घास भी थी, जिसे आप कूटू जैसा मान सकते हैं। बकरातिनी के लोगों ने अपनी खोज जारी रखी, जिससे उन्हें पता लगा कि मंगल ग्रह इस गति से ठंडा होता जा रहा था, जिससे ये लग रहा था कि 5 से 10 हज़ार वर्षों के अंदर वो निवास योग्य नहीं रह पाएगा। वनस्पतियाँ और जीव जंतु जो उस ग्रह पर थे, उनका अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं था। फिर बकरातिनी ग्रह से आए लोगों का वहाँ रह पाना तो और भी कठिन था। इसके अलावा उन्हें वह ग्रह पसंद भी नहीं आया, इसलिए 2 अंतरिक्ष विमान पृथ्वी के लिए रवाना हुए। पहली बार वे लोग वहाँ उतरे जहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया है। उस समय ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि उस समय ऑस्ट्रेलिया, न्यू गायना, इंडोनेशिया और मलेशिया सब एक ही महाद्वीप के अंग थे। उसमें एक जल संयोगी था जो करीब 300 किलोमीटर चौड़ा था, उस स्थान पर जहाँ अभी थाईलैंड है। उन दिनों ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत विशाल समुद्र ज़मीन के बीच में था, जिसमें अनेकों विशाल नदियाँ आकर मिलती थीं, जिसके कारण वहाँ बहुत तरह के जीव जंतु और वनस्पतियाँ उत्पन्न हो गए। सभी दृष्टि से देखते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने उस देश को अपने पहले प्रवास के लिए चुनना उपयुक्त समझा। संक्षेप में कहूँ तो मुझे कहना होगा कि काले लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को निवास के लिए चुना, और पीले लोगों ने अपने को वहाँ बसाया, जहाँ आजकल बर्मा है। यहाँ एक देश था जो प्राकृतिक जीवन से भरपूर था। बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में बस्तियाँ बसाई गईं, जबकि काले लोगों ने अपनी सबसे पहली बस्ती ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित समुद्र के तट पर बसाई। बाद में और भी बस्तियाँ बसाई गईं उन स्थानों पर जहाँ अभी न्यू गायना है। उनके विमान प्रकाश की गति से अधिक गति से उड़ सकते थे, और उन्हें लगभग पृथ्वी के 50 वर्षों का समय 36 लाख काले और 36 लाख पीले लोगों को पृथ्वी पर पहुंचाने में लगा। ये इस बात का प्रमाण है कि इन दोनों प्रजातियों के मध्य कितनी आदर्श सहमति या पारस्परिक तालमेल था, जिसके कारण वो पृथ्वी नामक नए ग्रह पर शांति के साथ सहवास कर सके। आपसी अनुबंध के अनुसार केवल बूढ़े और दुर्बल मनुष्य ही बकरातिनी ग्रह पर रह गए। बकरातिनी के वासियों ने सारी पृथ्वी का सर्वेक्षण किया अपने यहाँ बसने से पहले, और उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि उनसे पहले पृथ्वी पर कोई और मानवीय प्रजाति उनके पहुँचने से पहले वहाँ निवास नहीं कर रही थी। कई बार उन्हें लगा कि उन्हें मानव की नई प्रजाति मिल गई थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वे केवल विशाल लंगूरों से संपर्क कर रहे थे। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनके ग्रह की तुलना में कहीं अधिक थी, और इस वजह से शुरू में उन्हें काफ़ी दिक्कत महसूस हुई उन दोनों ही प्रजातियों को, लेकिन फिर समय के साथ उन्होंने अपने को उस वातावरण में ढाल लिया। अपने नगर और कारखाने बनाने के मामले में वे काफ़ी भाग्यशाली थे, क्योंकि वे लोग अपने ग्रह बकरातिनी से बहुत सा हल्का और मजबूत सामान लेकर आए थे। मैंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उस समय ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा पर स्थित था। पृथ्वी उस समय दूसरी धुरी पर घूमती थी। 30 घंटे और 12 मिनटों में वह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती थी, और 280 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती थी। भूमध्य रेखा पर जलवायु आज की जैसी नहीं थी, वो आज की तुलना में कहीं अधिक नम होती थी, क्योंकि फिलहाल पृथ्वी का वातावरण बदल चुका है। वहाँ विशालकाय ज़ेब्रा के झुंड घूमते रहते थे, जिनके साथ बड़े बड़े खाने योग्य पक्षी, जिन्हें डोडो कहा जाता था, विशालकाय जैगुआर, और एक और पक्षी जो करीब 4 मीटर ऊंचा होता था, जिसे अब आप दिनोर्निस कहते हैं, आदि भी होते थे। किसी किसी नदी में 15 मीटर लंबे घड़ियाल और 25 से 30 मीटर लंबे सांप होते थे। वे कभी कभी नए जीव जंतुओं का भक्षण करते थे। पृथ्वी पर तब वनस्पतियाँ और जीव जंतु बकरातिनी ग्रह की तुलना में बिल्कुल अलग तरह के थे, भोजन और पर्यावरण दोनों की ही दृष्टि से। अनेकों प्रयोगात्मक खेत बनाए गए, जिससे सूर्यमुखी, मक्का,
गेहूँ, ज्वार, कस्वा आदि अनाजों के पौधों को यहाँ की जलवायु के अनुकूल किया जा सके। ये पौधे या तो पृथ्वी पर उगते ही नहीं थे या इतने छोटे और नगण्य थे कि उनका प्रयोग और उपभोग संभव नहीं था। बकरी और कंगारू दोनों वहीं से लाए गए थे क्योंकि प्रवासियों को अपने पुराने ग्रह पर इन्हें खाने की आदत थी। वे लोग कंगारू को विशेषकर पृथ्वी पर फैलाना चाहते थे। हालांकि उन्हें इस ग्रह की जलवायु के अनुकूल करने में काफ़ी दिक्कतें सामने आईं। सबसे बड़ी समस्या थी भोजन। बकरातिनी ग्रह पर कंगारू एक पतली और सख्त घास पर जीवित रहते थे जिसे अरीलू कहते थे, जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं उगती थी। जब भी बकरातिनी वासियों ने उसे पृथ्वी पर उगाने की कोशिश की, वो मर गई क्योंकि अति सूक्ष्म फफूंदी उस पर आक्रमण कर देती थी। इसलिए कंगारुओं को हाथ से खाना देना शुरू किया गया, जो अनेकों दशकों तक चलता रहा, जिस दौरान उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी की घास पर जिंदा रहना सीखा। काले लोग अपने इस प्रयास में डटे रहे और अंततः उस घास को पृथ्वी पर उगाने के अपने प्रयास में सफल हुए, लेकिन इसमें इतना लंबा समय निकल गया कि कंगारुओं को अपने नए मैदानों की तुलना में उस घास की ज़रूरत ही नहीं रही। उसके और बाद कुछ अरीलू पौधों ने अपनी जड़ें जमा ली और क्योंकि कोई पशु उन्हें नहीं खाता था, वे सारे ऑस्ट्रेलिया में फैल गए। वे अब भी ज़ैंथोरिया नामक वानस्पतिक नाम और आमतौर पर ग्रास ट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी पर यह घास बहुत ऊंची उगती है और बकरातिनी पर अपने आकार से कहीं अधिक ऊंची है, लेकिन अक्सर जब वनस्पतियों को नए ग्रह पर उगाया जाता है तो ऐसा होता है। ये पौधा उस पुरातन काल के दुर्लभ अवशेषों में से एक है। केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कंगारुओं के साथ बकरातिनी के लोग लंबे समय तक केवल उसी हिस्से में अधिकतर निवास करते रहे, इससे पहले कि वे लोग और नई बस्तियां बसाते। मैं इस विषय पर अधिक विस्तार से बात करने जा रही हूँ, लेकिन पहले मैं कंगारू और ज़ैंथोरिया के उदाहरण का जिक्र कर रही हूँ, जिससे आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकें कि इन लोगों को यहाँ के वातावरण में अनुकूलन करने में किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक उदाहरण है उन अनेकों समस्याओं का। पीले लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बंगाल की खाड़ी के तट के भीतरी प्रदेश में बसे थे। अधिकतर लोग बर्मा में थे, जहां उन्होंने नगर बना लिए थे और प्रयोग के लिए खेती शुरू कर दी थी। सब्जियों में विशेष रुचि होने के कारण उन्होंने बकरातिनी ग्रह से बंद गोभी, सलाद, अजवाइन, धनिया आदि का आयात किया था। फलों में वे लोग चेरी, केले और संतरे लाए थे। क्योंकि उस समय की जलवायु आज के मुकाबले में अधिक ठंडी थी, इसलिए केले, संतरे उगाने में अधिक कठिनाई हुई। इसलिए उन्होंने कुछ पेड़ काले लोगों को भी दे दिए, जिन्हें इस क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त हुई। इसी प्रकार पीले लोगों को गेहूं उगाने में अधिक सफलता प्राप्त हुई। सच तो यह है कि बकरातिनी से जो गेहूं लाया गया, उसकी पैदावार यहाँ बहुत ही अच्छी हुई। उनके दाने कॉफ़ी के दानों के बराबर के थे और उनके बाल 40 सेंटीमीटर तक के थे। गेहूं की 4 नस्लें उगाई गईं और पीली प्रजाति को प्रचुर अन्न उत्पादन करने में बहुत थोड़ा समय लगा। क्या वे लोग इस ग्रह पर चावल भी लाए थे? नहीं, चावल पूरी तरह से पृथ्वी ग्रह की उपज है। हालांकि पीले लोगों ने इसको बहुत सुधारा, जिससे ये आज के रूप में आ गया। उसके बाद विशाल सिलोज यानी प्रक्षेप अस्त्र रखने की भूमिगत जगह निर्मित की गई और जल्दी ही दोनों प्रजातियों के बीच व्यापारिक लेन देन शुरू हो गया। काले लोग कंगारू, डोडोज, जो उस समय बहुत अधिक थे, और ज़ेब्राओं का मांस निर्यात करते थे। उन्हें पालने के लिए काले लोगों ने ज़ेब्रा की ऐसी प्रजातियों को विकसित किया जिनका मांस कंगारू के मांस जैसा ही स्वादिष्ट था और कहीं अधिक पोषक भी। बकरातिनी के विमानों का प्रयोग करके व्यापार चलता था। सारे देश में उन विमानों के लिए विमानपत्तन बनाए गए थे। आप क्या कह रही हैं ताओ? क्या पृथ्वी के सबसे पहले मनुष्य काले और पीले लोग थे? फिर ऐसा कैसे हुआ कि मैं गोरा हूँ? इतनी जल्दी नहीं मिशेल। पृथ्वी के पहले मनुष्य बेशक काले और पीले थे, लेकिन फ़िलहाल मैं ये बताऊंगी कि उन लोगों ने किस प्रकार अपने को स्थापित किया और किस प्रकार जीवन यापन शुरू किया। भौतिक दृष्टि से वे लोग सफल थे, लेकिन वे अपने लिए विशाल सभागार बनाने में भी सजग थे, जहाँ वे लोग अपनी आस्था का पोषण करते थे। उनका कोई पंथ था? हाँ, वे सभी तकियोनी थे, जिसका मतलब है वे सभी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कुछ ऐसा ही जैसा कि आजकल आपके ग्रह पर लामा लोग करते हैं।
दोनों देशों के बीच यात्राएं होती थीं, यहाँ तक कि उन्हें मिलजुल कर भी पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों को खोजने का प्रयास किया। एक दिन दक्षिण अफ्रीका के शोर पर काले और पीले लोग साथ साथ पहुंचे। इस स्थान को अब केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तब से अब तक अफ्रीका बहुत कम बदला है, सिवाय सहारा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और रेड सी के, जो उस समय नहीं थे। वो एक और अध्याय है जिसे बाद में छेड़ेंगे। तब तक वे धरती पर 300 साल पूरे कर चुके थे। अफ्रीका में उन्होंने नए पशुओं को खोजा, जैसे हाथी, जिराफ और भैंस, और एक नया फल जिसे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था, वो था टमाटर। ये मत सोचो मिशेल कि वो टमाटर ऐसा ही था जैसा आजकल होता है। जब पहले खोज हुई थी तब वे बहुत ही छोटे थे। वे तब एक किशमिश या मुनक्के के बराबर होते थे और स्वाद में बहुत अम्लीय थे। पीले लोग जो इस क्षेत्र में बहुत दक्ष और अनुभवी थे, उन्होंने आगे की शताब्दियों में टमाटर को ये रूप दिया जैसा कि उन्होंने चावल के साथ भी किया, जो आज एक बढ़िया खाद्य पदार्थ बन चुका है। उन्हें केले के पेड़ देखकर भी उतनी ही हैरानी हुई, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने साथ लेकर आए थे। उन्हें अपने साथ केले लाने का कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि अफ्रीकी केले वास्तव में खाने लायक थे ही नहीं। उनके बीज बहुत बड़े बड़े थे। इस अफ्रीकी अभियान में 50 काले और 50 पीले लोग शामिल थे, जो अपने साथ हाथी, टमाटर, बहुत से नेवले लेकर आए, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि नेवले सांपों के जानी दुश्मन थे। दुर्भाग्य से वे अनजाने में ही अपने साथ येलो फीवर करने वाला एक विषाणु भी ले आए। बहुत ही थोड़े से समय में लाखों लोग मर गए और उनके चिकित्सा के विद्वान जान ही न सके कि इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था। क्योंकि यह रोग खासकर मच्छरों के काटने से फैलता है, और क्योंकि भूमध्य रेखा के क्षेत्रों की जलवायु में मच्छर अधिक होते हैं, जहां उनकी संख्या घटाने वाली सर्दियां नहीं होती, वे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले काले लोग थे जो इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित हुए। वास्तव में रोगग्रस्त होने वाले लोगों में पीले लोगों की तुलना में उनकी संख्या 4 गुना अधिक थी। बकरातिनी के पीले वंश के लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी आगे थे, फिर भी उन्हें कई साल लग गए इस रोग का इलाज ढूंढने में। इस दौरान हज़ारों भयानक कष्टकर मौतें हो चुकी थीं। अचानक एक दिन पीले लोगों ने वैक्सीन बना ली और काले लोगों को दे दी, जिससे दोनों प्रजातियों के बीच संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो गए।